नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं उसके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी हर रोज़ रात 8 बजे सीरीज आती है उसे भी आप देख सकते हैं। और फिजिकल की भी तैयारी दोस्तों साथ साथ में करते रहिएगा और बुक से भी पढ़ते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये दोस्तों आएगा मौलिक अधिकार में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि दोस्तों जो मूल अधिकार है हमारे वो 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। तो 32 में ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, तो गजब के ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पर आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों जो आई थी, ये आई थी दोस्तों 1998-99। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र या फिर पर्यटन क्षेत्र। अब दोस्तों सेवा क्षेत्र आपको यहाँ पर नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृषि क्षेत्र, क्योंकि जब प्रश्न पूछा था तो आयोग ने ये उत्तर दिया था कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का दोस्तों क्या है? मेरुदंड। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और भारत की जीडीपी में दोस्तों जो सर्वाधिक योगदान है वो किस क्षेत्र का है? दोस्तों तृतीय क्षेत्र का है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र दोस्तों उसका सर्वाधिक योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। पर यहाँ पर पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? यानी कि कुल मिला के आपको बताना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सभी को पता ही है बचपन से, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है कब? 17 मई में, 17 मई को ये मनाया जाता है। तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? अब दोस्तों ऑप्शन देखिए यहाँ पर, देखिए बोत्सवाना, अब आपको दोस्तों बी से बेलारूस, बोलिविया, ब्राजील। तो दोस्तों ये हो जाएगा ब्रिक्स। तो बी से बनेगा दोस्तों ब्राजील, आर से बनेगा क्या? रूस, आई से बनेगा अपना प्यारा इंडिया यानी कि भारत, सी से बनेगा कौन? चीन, एस से बनेगा साउथ अफ्रीका। तो ये है दोस्तों ब्रिक्स में जो 5 देश हैं, तो इनका नाम आपको जरूर से याद रखना है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन दोस्तों 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स की दोस्तों जो वैसे स्थापना 2009 भी कर सकते हैं, और इसका जो औपचारिक स्थापना हुई थी दोस्तों ये 2006 में हो गई थी, ये भी देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ब्राजील है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब कमलजीत संधू, ये नहीं, बुला चौधरी, कल्पना चावला या बचेंद्री पाल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल, और जिनका संबंध दोस्तों उत्तरकाशी से है, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव से दोस्तों इनका संबंध है, उत्तरकाशी की हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस या फिर दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा कार्नवालिस। तो कार्नवालिस दोस्तों सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा इनके काल में प्रारंभ हुई, तो याद रखेगा कार्नवालिस को जाना जाता है सिविल सेवा का जनक। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि जो भारतीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन दोस्तों, ये स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1767 में कोलकाता में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर दोस्तों ये 1942 से देहरादून में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विजयनगर। विजय यानी कि दोस्तों इसका जैसे विजय, विजय यानी कि जीत, जीत का नगर। तो विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे है विजयनगर। और विजयनगर की दोस्तों जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी हम्पी। हम्पी कर्नाटक में है। तो ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कब, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी किसकी प्रेरणा से की थी उन दो भाइयों ने, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से की थी विजयनगर की स्थापना। वो दो लोगों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सन भी बताना है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, क्योंकि दोस्तों आयोग प्रश्न पहले पूछ चुका है। अगला प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम में भारत में बारिश होती है जिसका उत्पत्ति स्थल है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम में भारत में बारिश होती है जिसकी उत्पत्ति का स्थल है, यह है दोस्तों भूमध्य सागर। भूमध्य सागर दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भूगोल का बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है इनमें से? अब दोस्तों असम आप कर नहीं सकते, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। दोस्तों इनमें से और ऑप्शन से देखें तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो महाराष्ट्र में होते हैं वैसे भी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। थोड़ा आप ऑप्शन हटाकर भी कर सकते हैं। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दोस्तों जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो 1956 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों छोटा नागपुर पठार। भारत का रूढ़ या फिर दिल के देश के रूप में जाना जाता है किसको? छोटा नागपुर पठार को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। छोटा नागपुर दोस्तों वैसे ज़्यादातर झारखंड में और थोड़ा बहुत दोस्तों बंगाल भी है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तो यहाँ भी फैला हुआ है। तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी या फिर स्वर्णरेखा? तो दामोदर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और दामोदर नदी जो निकलती है ये जो झारखंड, मैंने अभी आपको बताया छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? अब जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए। 24 में से दोस्तों जो पहले तीर्थंकर थे वो थे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म का इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और जो महावीर स्वामी है यहाँ पर ऑप्शन में, ये 24वें थे, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ऋषभदेव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? तो मूक घाटी साइलेंट वैली दोस्तों ये हमारी केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? रविशंकर, उदय शंकर, अहमद अली खां या फिर हरिप्रसाद चौरसिया? हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों ये बांसुरी बताते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उदय शंकर, ना कि रविशंकर। तो उदय शंकर है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया था उदय शंकर ने। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी इनके नाम पर दोस्तों अल्मोड़ा में भी है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
और इसकी स्थापना उदय शंकर नाट्य एवं नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में। और नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 2002 में। अगला है भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर है? बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी। तो भाखड़ा नाकल बांध दोस्तों ये हो जाएगा सतलज नदी पर है। और रावी नदी पर दोस्तों 3 बांध है, तो ये हो जाएगा भाखड़ा नाकल बांध सतलज नदी पर है। अगला है अशोक के कौन से शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक के अभिलेखों की दोस्तों जो लिपि है ब्राह्मी लिपि को 1837 में पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार बनता है। तो इसमें किस लिपि में प्रयोग नहीं किया गया है? तो सारनाथ धौली इसमें भी किया गया है। तो शाहबाज गढ़ी से दोस्तों जो मिली है उसमें प्रयोग ब्राह्मी लिपि का नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। कनिष्क साहित्य में यह प्रश्न भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा प्राथमिक शिक्षा पर। स्त्री शिक्षा पर नहीं है, प्राथमिक शिक्षा पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर? तो महात्मा गांधी ने तो दोस्तों सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरा 1930, 31, 32 तीनों हुए थे 1930 में, 1932 में, 1930, 31, 32। तो 3 साल लगातार हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था और महात्मा गांधी ने दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की लेखा लहर दर्शाती है। अब दोस्तों जब आप टाइपिंग करते होंगे तो लाल रंग की जो इस तरह से लाइन बन जाती है लाल रंग की, तो ये दोस्तों क्या दर्शाती है? मुद्रण में त्रुटि, एड्रॉस ब्लॉक तो दोस्तों होगा नहीं, वर्तनी में त्रुटि या फिर व्याकरण में त्रुटि। मुद्रण या फिर वर्तनी, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वर्तनी में त्रुटि। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक या फिर निजी क्षेत्र का बैंक? तो ये हो जाएगा एक्सिस बैंक जो है हमारा कैसा बैंक है? सहकारी बैंक नहीं है, सार्वजनिक का भी नहीं है, निजी क्षेत्र का बैंक है यानी कि प्राइवेट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, असोल आप प्रसिद्ध खेल है। अब कहीं का भी दोस्तों कुछ भी खेल पूछा जा सकता है, किसी देश का भी पूछा जा सकता है। असोल आप कहाँ का प्रसिद्ध खेल है? तो ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का प्रसिद्ध खेल है असोल आप। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। डेट भी दोस्तों आ सकती है, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? दोस्तों ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से, 28 जुलाई 1914 से दोस्तों ये शुरू हुआ था। और समाप्ति कब हुई थी दोस्तों? 1918 में। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। किस देश के समर्पण से? तो जर्मनी के समर्पण से। तो ये भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं कहलाता है। तो किनारा दोस्तों कैसे हो सकता है? मिलती हैं, जोड़ ऐसा कुछ नहीं, झील भी नहीं, हो जाएगा मुहाना। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है, यह आपने बचपन से पढ़ा होगा। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, किसने कहा था? तो ये कहा दोस्तों अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इनका एक कथन है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है? पर्वतीय हिमानियाँ यानी ग्लेशियरों की बात हो रही है, अल्पाइन हिमानियाँ, महाद्वीपीय हिमानियाँ या फिर पर्वत पदीय हिमानियाँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय हिमानियाँ सबसे बड़ी हिमानी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? तो 6 वर्ष दोस्तों हो नहीं सकता, 1 वर्ष भी नहीं, 1 माह में इतना भी नहीं। तो 6 माह के अंदर यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाने चाहिए। अगर दोस्तों लास्ट 6 महीने बचे हैं या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा समय बचा है, 6, 7, 8 महीने, तो तब भी दोस्तों लास्ट में चुनाव नहीं होते हैं। तो 6 माह अगर बीच में हो रहा है तो ये 6 महीने के भीतर निर्वाचन होते हैं। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, किसमें? तो भारत के राष्ट्रपति विधि आयोग। दोस्तों सही उत्तर इसका नहीं होगा, ये होगा संसद में।
भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है, ये है दोस्तों संसद में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। ध्यान रखिए अपना।